हाँ, बिल्कुल रिस्क होता है। ऐसे शब्द जो आंचलिक शब्द हैं और खाँटी अपने अंचल की भाषा से उपजे हुए हैं, ऐसे शब्दों को अगर हम कहानी में प्रयोग करते हैं और उसका बाहर के जी मतलब ये साउथ इंडिया के या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के या मध्य प्रदेश के या राजस्थान के लोग जी अगर उसका मायने नहीं समझ पाते हैं तो उनको कहानी में थोड़ी सी वहाँ पर खटक महसूस होगी होती है। और वो थोड़ा सा वो जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर इस अर्थ का क्या मतलब हुआ, जी। इस शब्द का क्या अर्थ हुआ। जी तो उसके लिए एक आसान तरीका है कि कहानी के नीचे, पेज के नीचे जी जो इस पेज पर कहानी है वहाँ स्टार दे करके नीचे लिख दी जाए कि पहर का मतलब क्या हुआ, पसर का मतलब क्या हुआ, ताकि लोगों को आसानी हो। और रह गई बात कि अगर हम उन शब्दों को हटा दें जी और वहाँ पर शुद्ध तात्समिक शब्दों का प्रयोग कर दें जी तो कहानी से उसकी आत्मा निकल जाएगी, जी। क्योंकि वो शब्द जो है जिस पात्र के मुंह से हम बुलवा रहे हैं जी। वो उसी पात्र संबंध तात्समिक शब्दों का प्रयोग कर ही नहीं सकता जी है, जी इसलिए उनको देना हमारी बाध्यता है। और अगर आज हम उनको कंजर्व नहीं करेंगे, उन शब्दों को संरक्षित नहीं करेंगे तो आने वाले 50 साल के बाद शायद गूगल पर वो न मिले, शब्द न मिलेगा। ये हम लोगों का धरोहर को संजोने का भी एक अच्छा जरिया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका पहला कहानी थर्मामीटर से लेकर के और आज के दौर में अगर हम जैसे नए लेखक पाठक के लिए कोई सुझाव है तो बताइए, दौर कैसा रहा? बहुत बदला है, बहुत बदलाव हुआ। कब लिखे थर्मामीटर? थर्मामीटर की रचना मैंने 80 के दशक में की थी, संभवतः 1981 की बात है जब हम इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे, है ना। 80 के आसपास हमने मैट्रिकुलेशन किया और 81 में इंटर में पढ़ रहा था। तो नई प्रतिभा खोज एक प्रतियोगिता हुई थी डीएवी कॉलेज सीवान में और मैं जेडे इस्लामिया कॉलेज में स्टूडेंट था। तो इस कॉलेज के तरफ से मेरा चयन हुआ था और अभी हाल में है ना 2-4-10 दिन पहले मेरे गुरुदेव तैयब हुसैन पीड़ित जो थे जेडे इस्लामिया कॉलेज में हिंदी के है ना प्राध्यापक थे, उनका अभी हाल में इंतकाल हुआ है। तो वो उन्हीं के माध्यम से मैं उस प्रतियोगिता में शामिल हुआ और पूरे ज़िला में वो युवा खोज प्रतिभा खोज प्रतियोगिता जो हुई उसमें मेरी कहानी द्वितीय स्थान पर पुरस्कृत हुई थी। थर्मामीटर वो एक सिंबॉलिक था कि क्या किसी के दर्द को, किसी के दिल के अंदरूनी दर्द को, बाहरी अगर शरीर में बुखार है तो थर्मामीटर तो नाप सकता है, लेकिन अगर दिल में किसी तरह का दर्द है तो उसको नापने के लिए कोई थर्मामीटर है क्या? मेरी बाल सोच यहीं पर एक क्वेश्चन खड़ी की थी, क्या उस बूढ़ी माँ के दर्द को महसूस करने के लिए डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने कोई थर्मामीटर क्यों नहीं बनाया? यहीं पर हमने उसको एंड किया है। उसके बाद जिस देश में गंगा बहती है यह भी एक कहानी लिखी, वो भी पत्र पत्रिकाओं में छपी। उसके बाद लोगों ने मुझे डरा दिया कि तुम विज्ञान के विद्यार्थी हो, ये सब नाटक नौटंकी कविता कहानी में रहोगे तो करियर जो है ना सिमट जाएगा। तो मजबूरन मुझे थोड़ा इस साइड से विमुख होकर के अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पर फोकस होना पड़ा, रोजी रोटी और पेट को लेकर, परिवार को लेकर के। लेकिन मैं उस आवरण से अपने आप को निकाल नहीं सका। पूरी ज़िंदगी निकल गई, उम्रें दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, बाहर जू में कट गए 2 इंतजार में, है ना। उस दवात में स्याही आप जमाए रखे, जब भी मौका मिला आपने उस लिख करके 4 लाइन हमारे लिए बचाए रखे। दुष्यंत जी का एक लाइन है जो आप हमेशा दोहराते हैं कि जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूँ वही मैं गजल के रूप में सुनाता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आपके लेखनी में सच में वही दिखता है जो आपने अपने जीवन में आप जिया है। बिल्कुल। आप मेरे किसी कहानी में आप फ्रिज है ना, कूलर, एसी नहीं आपको नज़र आएगा, है ना। मेरी कहानी में कैलकुलेटर नज़र नहीं आएगा। मेरी कहानी की जो पात्र नायिकाएं होती हैं, बूढ़ी माताएं होती है, वो आसमान की तरफ देखती हैं और तारों की गति से
है ना, उस समय का आभास करती है। आजकल कहाँ कोई ऐसे करता है। अब कहाँ कोई गांव में मुर्गे की थी कुकड़ू को आवाज़ से उठता है और जागता है। लेकिन ऐसा लगता है ये सब कुछ पा करके भी हम लोग बहुत कुछ खो दिए। हमारे रिश्ते तार तार होते चले गए, है ना। अब देखिए ना, एक परिवार में 10 आदमी अगर रह रहे हैं, किसी समय अगर मिले भी तो थोड़ा सा साहब सलाम हुआ, प्रणाम वणाम हुआ, किसी ने पैर छुआ, सब अपने अपने कमरे में चले गए। उधर पोता मोबाइल में खोया है और उधर बहू मोबाइल में खोई है, उधर पत्नी अपना देख रही है, इधर हस्बैंड अपना देख रहे हैं। वो ये समय आज से 20 साल 40 साल 50 साल नहीं था पहले। तो एक दर्द कहानियों में झलकता है कि कहाँ आ गए हम। तो ज़रूरी है कि अभी भी हम उस किताब से दूर न हो और किताब की जो महक होती है वो हमारे सिरहाने ज़रूर गमकते रहे। और ये सिलसिला हमारा आपका दायित्व है कि इसको हम बढ़ाएं और सर जैसे व्यक्ति ही हमें आगे मार्गदर्शित करते रहें कि हम लोग सच में उस थोड़ा सा दूर भी हो तो सर हमारे गिरवान पकड़ के हमें बोले कि नहीं, ये तुम्हारा आईना है और इस आईना के सामने हम जरूर खड़े हों। कहानियों के माध्यम से कुलदीप जी हमने सरकार की योजनाओं को भी लिखा है। जैसे आप देखिएगा कि मैं शिक्षा विभाग का कई सारे गीत आप लिखे हैं नशा मुक्ति पर। हाँ, नहीं, कहानी में मैं कह रहा हूँ कि जैसे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है ना, विद्यालयों का पोषाहार है ना, वो पोशाक की योजना है, बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं। तो रुकना नहीं राधिका कहानी में जो मेरी नायिका होती है वो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की प्रोडक्ट होती है ना। इतनी गरीब लड़की आखिर इंटर की शिक्षा कहाँ से पाई? माँ तो पढ़ा नहीं सकती है। तो उन्हीं लड़कियों के लिए वो स्कूल होता है जो अभावों के चलते शिक्षा नहीं ग्रहण पा रही हैं। तो उनके लिए अस्थाई एक ठो आवासीय विद्यालय होता है। हर प्रखंड में एक ठो विद्यालय खुला हुआ है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। तो मेरी जो राधिका होती है वो उसी स्कूल की स्टूडेंट होती है जो सिपाही भर्ती की रिटन परीक्षा निकालती है और दौड़ने के लिए जो है पटना गर्दनी बाग हाई स्कूल में आती है। तो मैंने किसी न किसी तरीके से हर जगह सरकार की योजनाओं को, चाहे हमारी अपनी सरकार की हो, बिहार सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, उन योजनाओं को भी हमने बड़ी कहानी और पद्यात्मक ढंग से मैंने उसको परोसने की कोशिश किया है कि भाई समाज के लोग उसका लाभ लें। जब वह लड़की कामयाब हो सकती है तो हमारी लड़की भी कामयाब हो सकती है। और मैं आपको बताऊं कि कई सारे वर्कशॉप में, बहुत सारे तब शिक्षकों को ट्रेनिंग प्रशिक्षण वगैरह में मैं जब उन्हें पढ़ाता हूँ या उनको टीचिंग देता हूँ तो न उन्हें समय का आभास रहता है न मुझे समय का आभास रहता है। ऐसे ही एक बार SCRT में क्लास ले रहा था और लंबी रात गुजर गई। बाद में मुझे महसूस हुआ कि मुझे इतना लेट नहीं करना चाहिए। खैर मैंने खेद प्रकट किया और क्लास समाप्त की और भाग करके हम अपना डेरा गया। तो जब डेरा पहुंचा तो रात के 9:45 हो रहे थे ना। मैं थक के चकनाचूर था। लेकिन मज़े की बात ये कि जो शिक्षक शिक्षिका पढ़ने आए थे BPSC Tier 1 Tier 2 के लोग, उनके चेहरे पर शिकन न थी, है ना। यहाँ जब मैं उनको जगा रहा था कि अगर आप BPSC के टीचर बन गए हो या बन गई हो तो कोशिश करो कि तुम्हारे करियर में कम से कम तुम एक शिक्षिका 40 लड़कियों को BPSC का शिक्षिका बना दो। आप ऑफिसर बन गए हो तो 2-4 को बनाओ ऑफिसर, सपोर्ट करो आर्थिक सामाजिक हर तरीके से। और उसी रात मेरे ही घर की बच्ची आती है, बहू आती है, कहती है पापा मेरा 68वीं BPSC में हो गया। कर भला तो हो भला, आप कहीं दीजिए आपको भगवान देगा। अब मैं ईश्वर के प्रति मेरी कूट आस्था है। मैं महसूस करता हूँ कि दिया दूर नहीं जाता। समाज के लोगों को चाहिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप देने की कला विकसित कीजिए। मांगना है तो सिर्फ ईश्वर से,
है ना। दुनिया से आप अपेक्षा मत कीजिए, दुनिया को आप दीजिए, जो कुछ भी आप दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दीजिए। शिक्षक हैं शिक्षा दीजिए, अधिकारी हैं नियम और कानून दीजिए, उसके हिसाब से सरकार का काम कीजिए, जनता का कल्याण कीजिए। और जो साहित्य लिखिए, मनोरंजन के माध्यम से, गुदगुदी के माध्यम से, इमोशंस के माध्यम से उन भावनाओं को, उन स्थितियों को उजागर कीजिए जिसको समाज में आज बहुत जरूर है। मैं सीमाओं का वर्णन करता हूँ अपनी कहानियों में, रेशमा की राखी लिखता हूँ, सरहद का सिपाही लिखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें सैनिकों के प्रति जो मैं समाज को जागृत करता हूँ, समाज के लोगों को सैनिकों के प्रति जिस तरीके से श्रद्धा और विश्वास पैदा करता हूँ कि अगर सैनिक क्या रहा है तो हजार हाथ जो उठे हुए हैं वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई सभी सैल्यूट कर रहे हैं। एक सैनिक जा रहा है, सैनिक से कोई नहीं पूछा है तुम्हारा मजहब क्या है, सैनिक सिर्फ वर्दी उसकी जात है ना। तो अच्छी बात है, आज फिर से जो एक पहल हुई है हमारे वतन में और पूरा मुल्क जो है उन सैनिकों के प्रति है ना एक हुआ है, अच्छी बात है। धन्यवाद आपका कुलदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसी तरह आगे भी आपका लेखन का हम लोग एक पाठक के रूप में, कहीं ना कहीं पात्र के रूप में हम लोग मिलते रहेंगे और आपका मार्गदर्शन हम लोग को मिलते रहेगा। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू।